नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पर्यावरण कानूनों के विषय में जानकारी देंगे और इनके स्वच्छ पर्यावरण के लिए आपके कानूनी और संवैधानिक हक के बारे में बताएंगे। पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन हर आम शहरी का अधिकार है और यह अधिकार संविधान के जरिए दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इसे मजबूत करते हैं। पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने के माहौल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनको किस प्रकार से लागू किया जाता है। अध्ययन के सामने आया कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों को अमल में नहीं लाते। कई राज्य स्तरीय बोर्ड ने अब तक साफ वायु को लेकर एक्शन प्लान नहीं बनाया है। वहीं ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है। ये एक संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध है जिसमें 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का हर्जाने की भी व्यवस्था है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कमल मोहन गुप्ता जी। अगर आपको प्रदूषण से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता कमल जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार किस तरह से देता है? देखिए, हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। इस फंडामेंटल राइट्स में सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं साफ हवा, साफ वाटर जी, और मिलावट से के बिना खाना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हमने अपनी हवा को प्रदूषित कर दिया है, अपने पानी को गंदा कर दिया है और अपने खाने में मिलावट कर ली है जी। इसके लिए बहुत सारे सरकार ने कानून भी बनाए, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 21 इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1987 की जजमेंट है, इसमें उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ मीन्स एंड इंक्लूड्स राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। So according to the Supreme Court, Article 21 guarantees a pollution free environment. तो इस तरह से कानून बना कि राइट टू लाइफ में पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट भी एक फंडामेंटल राइट है और अगर इसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी के सामने जाके कह सकते हैं और उन्हें हमारा ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कानून बना फंडामेंटल राइट्स का और उसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करने के बाद इट बिकम्स एनफोर्सेबल। यू कैन गो टू द कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट ऑफ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट अगर वायलेट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। जी जी। तो वही हम एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी सुनते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये भी एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया 2010 में जी। इसके तहत ये ट्राइब्यूनल बनी और इसके पास जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मैटर्स हैं या नेशनल रिसोर्सेज के मैटर्स हैं, इसके लिए हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और वहां पर अगर कोई वायलेट करता है, वो ऑर्डर के पास भी वायलेट करता है, तो उस पर ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकती है और उसको सजा भी दे सकती है। जी जी। तो कमल मोहन जी, तो क्या किसी भी प्रदूषण की जो समस्या की शिकायत है सिर्फ एनजीटी में ही की जा सकती है? क्या जनहित याचिका के साथ एनजीटी में जाने का भी विकल्प है? देखिए, अभी एक मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट आई है। इस मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट के हिसाब से वंस एनजीटी हैज कम इनटू फोर्स, एक बार एनजीटी बन गई है तो हम पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ
क्योंकि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट, और अगर इसका वायलेशन होता है तो मेरा ये मानना है कि कोई भी जिसका वायलेशन हुआ, जिस बंदे का वायलेशन हुआ, जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो पीआईएल में या रिट पिटीशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो उसमें जा सकता है। जबकि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ये कहता है कि वंस एनजीटी हैज कम इनटू फॉर्मेशन, तब आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं, अभी भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी पावर आप नहीं ले सकते। जी। तो वहीं फैक्ट्री एक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री एक्ट की धारा 41A क्या कहती है, जिसके तहत प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, 41A जो आप बात कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट का, इसमें कोई भी मतलब एक अथॉरिटी फॉर्म की गई है, ठीक है। अगर मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, वो हैजार्डियस सब्सटेंस की फैक्ट्री है, तो उसका डिटेल मैं उस अथॉरिटी को सबमिट करूंगा, एंड दिस अथॉरिटी विल डिसाइड कि कहाँ लगनी चाहिए और कैसे लगनी चाहिए फैक्ट्री। इसमें कोई वो वायलेशन का या पेनल्टी का कोई क्लॉज नहीं है 41A के नीचे, फैक्ट्री एक्ट के नीचे। जी। तो प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं भी होता है। मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन के पास पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है? देखिए, रूल 115 है, 115(7) है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 का। इसमें कंपलसरी है कि हर व्हीकल जो रोड पे आती है उसके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने एक व्हीकल खरीदी, आज रजिस्टर हुई, तो 1 साल के बाद हर साल आपको पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसमें पेनल्टीज भी होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी जो व्हीकल है वो BS4 है या BS6 है, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट हर साल लेना पड़ेगा। और अगर उससे नीचे है, BS2 है या BS3 है, तो हर 6 महीने बाद आपको पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सो दैट कि रोडों पे जो व्हीकल चलती हैं उनके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। जी। वहीं आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रदूषण करने वालों पर क्या कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होता है? जी बिल्कुल प्रावधान है जी। अगर हम वायलेशन करते हैं तो इसमें प्रावधान है, 1 साल तक, 1 महीने तक की सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। और अगर ये जो पॉल्यूशन है इट इज एंडेंजरिंग द ह्यूमन लाइफ, तो इसमें आपको ज्यादा सजा भी हो सकती है, जो कि 6 महीने तक भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप की सजा है जो आपको 188 आईपीसी में दी हुई है, और इसका वायलेशन करने से आपको 1 महीने से लेके 6 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। जी। सीआरपीसी की धारा 133 के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसमें खासतौर पर पर्यावरण से संबंधित पब्लिक न्यूसेंस या आम आदमी को होने वाली समस्या का किस तरह से वर्णन किया गया है और क्या कानूनी कार्रवाई के प्रावधान हैं इसके तहत? देखिए, इसमें जो है इट्स बेसिकली अबाउट पब्लिक न्यूसेंस। हम सड़क पे जाते हैं, फुटपाथ पे देखते हैं, लोग, दुकान वाले जो है अपना सामान रोड पे रख देते हैं जी। किसी का घर बनता है तो वो अपना सीमेंट, रेत, रोड़ी वो रोड पे डाल देता है। इससे एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है तो इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही है, इसमें 133 सीआरपीसी में यही कहा गया है कि इस न्यूसेंस को अवॉइड किया जा सकता है, इसको रिमूव करने के ऑर्डर्स हो सकते हैं। जी। तो अक्सर हम इन दिनों देखते हैं कि पड़ोसियों से लोगों को परेशानी हो जाती है ध्वनि प्रदूषण की वजह से। लोग शिकायत करते हैं, जब देर रात तक लोग पार्टी करते हैं, लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो इस तरह की समस्या भी अक्सर सामने आती है। तो इसको लेकर के क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, पहले तो आप अपने पड़ोसी को समझाएं कि साहब रात लेट हो गई है, 11 बज गए हैं, अब इसको जो ध्वनि प्रदूषण, ये जो नॉइज पॉल्यूशन आप कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। अगर फिर भी आपका पड़ोसी नहीं मानता एंड इज एडमेंट की हमारी पार्टी तो चलेगी 4 बजे तक सुबह, तो आपके पास प्रावधान है कि आप इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ या पुलिस कमिश्नर के सामने, या कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके सामने आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड दे विल टेक द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द नेबर्स हु इज क्रिएटिंग नॉइज पॉल्यूशन।
जी जी, आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं प्रदूषण के कानून से जुड़ी हुई, और हमारे अधिवक्ता कमल जी बने हुए हैं लगातार। कमल जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण और 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानदंड रखा, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत स्थान पर। इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जो आपका नॉइज पोल्यूशन है जी, उसके कुछ लेवल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं जो कि परमिसेबल लेवल्स के अंदर आते हैं। उसके ऊपर जाने से वो इट बिकम अनपरमिसेबल, राइट, एंड इट कॉजेस न्यूसेंस टू द पर्सन्स हु आर स्टेइंग नियर बाय प्लेसेस। जी, इंडस्ट्रियल जोन की बात करें, हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो दिन में जो उन्होंने की है मार्किंग वो है 75 डेसिबल्स की। अगर 75 डेसिबल से ऊपर है इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह के वक्त, तो वो नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। जी, अगर रात के समय ये है 70 का। इसी तरह से कॉमर्शियल एरियाज में जो नॉइज पॉल्यूशन का लेवल रखा गया है मैक्सिमम लेवल, वो सुबह के टाइम है 65 का, 65 का, और शाम के टाइम, रात के टाइम है वो 55 का। इसी तरह से रेसिडेंशियल एरियाज में नॉइज पॉल्यूशन का लेवल जो है सुबह के वक्त है 55 का और रात के वक्त है 45 का। और इसके अलावा एक होती है साइलेंट जोन, राइट। जी, तो साइलेंट जोन में सुबह का वक्त के जो उन्होंने रखा है मापदंड वो है 50 का और रात का है 40 का। अगर इससे ऊपर ध्वनि प्रदूषण होता है तो वो वायलेशन और न्यूसेंस की कैटेगरी में आ जाता है और इसके अगेंस्ट में कुछ पेनल्टीज भी आपको इम्पोज की जा सकती है। जी जी, तो ये तो ध्वनि प्रदूषण की, नॉइज पोल्यूशन की आपने बात करी यहाँ पर। लेकिन भाई अगर हम जल प्रदूषण की बात करते हैं तो जल प्रदूषण के तहत क्या आता है और इससे जुड़े कानून क्या क्या हैं? देखिए, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ये है 1974 का। जी, लेकिन हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आने के बावजूद भी हमारे रिवर्स बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गए हैं। बहुत सारा पैसा भी सरकार ने खर्चा किया है इसको साफ करने के लिए, लेकिन अभी भी हम इसमें कोई ज्यादा अच्छी तरक्की नहीं कर पाए हैं, ज्यादा सफलता हमें नहीं मिली है। तो ये वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के तहत आता है कि अगर वाटर में आप वेस्ट डालते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं या और किसी भी तरह से वाटर को पॉल्यूट करते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के नीचे आ जाता है। और इसमें काफी बड़ी सजा भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने वाटर को पॉल्यूट किया तो इसमें 1.5 साल से 6 साल तक की सजा भी हो सकती है आपके खिलाफ। जी जी, तो वहीं भारत संघ बनाम MC मेहता 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए थे। वो क्या दिशा निर्देश थे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप 1991 की जजमेंट की बात कर रहे हैं? जी जी जी, 1991 की जो जजमेंट थी वो बेसिकली जजमेंट थी वेहिकुलर पॉल्यूशन के बारे में। जो व्हीकल, जो गाड़ियों के कारण पॉल्यूशन होता है, वो जजमेंट बेसिकली उसके लिए थी। जब दिल्ली में जो बसेस थी उनको पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि जिससे कि व्हीकल का पॉल्यूशन कम हो सके, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा संकट हो गया था। आप दिल्ली में रोड पे उतरिए तो आपका गला खराब हो जाता था, आपकी आंखों से पानी टपकने लग जाता था, आपके लंग्स खराब हो जाते थे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट, तो उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी दिशा निर्देश या गाइडलाइंस आपको होंगे इस जजमेंट में दी रिलेटेड टू व्हीकल पॉल्यूशन। कि भाई क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इन सब को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ और काफी हद तक सफल भी रहे। हम देखते हैं आज से 20 साल पहले जो दिल्ली थी और आज की दिल्ली में बहुत फर्क आ गया है। काफी पॉल्यूशन में काफी रिडक्शन हुई है। अभी भी कुछ महीने पॉल्यूशन हो जाता है, दिवाली के आसपास कुछ पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण दिल्ली बच गई, मैं तो ये कहूँगा। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन उस दौरान दिल्ली NCR में ही हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव इस कानून में होने चाहिए? क्योंकि जो रूरल प्लेसेस होती हैं और जो अर्बन इलाके होते हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में फर्क होता है उसके, तो उसको लेके क्या कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? देखिए, हमारी प्लानिंग शुरू से थोड़ी गलत रही। हमारे जो एरियाज हैं डेंसली पॉपुलेटेड हो गए हैं। यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी हाई राइज आती चली गई और हर
हर फ्लैट में कम से कम 2 से 3 एसी लगते हैं। जी। तो इसके लिए पॉल्यूशन होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के सर पे भी आती है। सिर्फ सरकार का काम नहीं है पॉल्यूशन दूर करना, हम इंडिविजुअल्स का भी काम बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को, अपने देश को पॉल्यूशन से बचाएं। क्योंकि इससे सभी अफेक्टेड हैं, हमारे बच्चे भी अफेक्टेड है, हमारे घर वाले भी अफेक्टेड है, हमारे बुजुर्ग भी अफेक्टेड है। द एंटायर सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय दिस पॉल्यूशन। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कम से कम एक दिन या हफ्ते में 2 दिन गाड़ी ना चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें हम, लेकिन कोई भी इसे यूज नहीं करना चाहता और इसके कारण पॉल्यूशन बढ़ते चले जाता है। तो हमें प्लानिंग तो यही है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफल बनाएं, एक कंफर्टेबल बनाएं कि हर बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सके और अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को कम से कम इस्तेमाल करे। अब मैं रोज सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मेरे घर से या तो बसेस हो कंफर्टेबल या मेट्रो चले तभी तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं जाती तो मैं अपने व्हीकल लेके जाता हूँ। ऐसे ही हमारे हजारों वकील जो हैं रोज व्हीकल लेके जाते हैं, अपने अपनी इंडिविजुअल व्हीकल। तो या तो हम पूल इन करें कि 4 वकील अगर एक एरिया से जाते हैं तो हम चारों के चारों एक गाड़ी में जाएं, एक गाड़ी में वापस आए, एक दिन मैं चलाऊं, एक दिन दूसरा चलाए, एक दिन तीसरा चलाए, एक दिन चौथा चलाए। तो इस टाइप से हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जी, जाहिर तौर पर हम आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है ये कि किस तरीके से पोल्यूशन को दूर किया जाए, फिर वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या ध्वनि प्रदूषण हो। कहीं ना कहीं हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसको देखते हुए ही हम कोई भी कदम उठा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल मोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।